देखा होगा आपने मगरमच्छ वगैरह के शरीर पे। मगरमच्छ तो आपने क्यों देखा होगा? क्योंकि अपने यहाँ तो मगरमच्छ है ही नहीं, अपने यहाँ तो केवल गो है ना, मगरमच्छ की जैसी दिखती है, मगरमच्छ तो नहीं है, तो अपन क्यों देखेंगे? सांप तो देखा ही होगा, सांप के ऊपर की त्वचा देखना आप, ऐसे 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 चकत्तों से बनी होती है, त्वचा नहीं देखी होगी। सांप को भी दूर से देखा होगा। कभी मौका मिले तो पास जाके देखना, मरे हुए के हो, जीवते के पास मत जाना। क्या पता आप पास जाओ और वो प्यार से आपको चूम चाम ले, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर आपको उठा के ले जाना पड़ेगा, हो सकता है हॉस्पिटल भी, हो सकता है दूसरी तरफ भी। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक नए वीडियो के साथ। चर्चा करने वाले आज है मधुमक्खी पालन पर। जनरली अपन लोगों ने जब पालन की बात सुनी है ना, तो अपने दिमाग के अंदर पालन नाम आते ही भाई ऐसे पालतू जीव जंतु आते होंगे, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, जिनको अपन जनरली पालते हैं। ये तो कभी नाम नहीं आता होगा, ये तो अपने मेहमान रूपी आती कभी कभी, नल के पास, पानी के पास, जहाँ कोई पानी की मटकी वगैरह रखी होती है उधर आती है, थोड़ी देर बाद बैठती है, फिर वापस उड़ जाती है। इनको अपन रोक के नहीं रख सकते, लेकिन इनका भी पालन किया जा सकता है। तो इनके पालन के लिए अपन को कोई गाय भैंस भेड़ बकरियों की तरह व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, जैसे अपन उनके लिए करते हैं वैसे इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता कुछ अलग होती है। अपन इनका पालन पढ़े उससे पहले इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास होनी चाहिए। मधुमक्खी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में एक इंसेक्टा वर्ग आता है, उसमें आती है, कीट वर्ग का प्राणी है। ये एक ऐसा कीट है जो एक समूह में रहता है, अर्थात एक सामाजिक कीट कह सकते हैं इसको अपन, है ना। समाज के अंदर रहता है, और समाज नाम सुनते हैं अपने तो समाज, अपने वाला समाज, कोई बुआ भतीजी मामा फूफा, वैसा तो इनका नहीं होता कुछ है नहीं। आपको लगे कि समाज में होता तो इनके भी ऐसा होता होगा, बुआ भतीजी मामा फूफा, जान ब्याह, फिर भी ये भी जाते आते होंगे जागरण वगैरह में, ऐसा नहीं है। यहाँ समाज से मतलब है एक समूह में रहते हैं, और समूह के अंदर इनका स्पष्ट कार्य विभाजन पाया जाता है ना। इनकी जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती है ना मधुमक्खियों की, इनकी सभी प्रजातियों के अंदर इनका जो एक घर होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, उस छत्ते के अंदर एक मुख्य मक्खी होती है जिसको रानी मक्खी के नाम से जानते हैं। ये बाकी वाली मधुमक्खियों के लिए एक रिमोट कंट्रोल का काम करती है। कौन सी मक्खी को कितना काम कब किस स्थिति में करना है, वो सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है? ये रानी मक्खी। इसके बिना कहे किसी मक्खी के इतना सा भी काम करने की कोई हिम्मत नहीं होती। बाकी सारी मक्खियाँ जो होती है वो इसके कहे अनुसार काम करती है। इस रानी मक्खी का काम होता है अंडे उत्पन्न करना और बाकी मक्खियों पर नियंत्रण रखना, उनके कार्यों पर। ऐसा नियंत्रण अपने समाज में कहीं नहीं पाया जाता है। अपन केवल नाम के समाज में रहते हैं, अपना तो घर वालों पे भी बस नहीं चलता। घर में भी होता है ना अपना एक, अपन मनुष्य समाज में रहते हैं तो अपना भी एक परिवार होता होगा। उस परिवार का भी मुख्य यदि अपन को कहे तो अपन चोरी छिपे उनकी बात को काट आते हैं, पता ही नहीं चलता है कभी। घर वाले कह देंगे ये काम नहीं करना है। समाज में क्या होता है, समाज में कुछ नियम चलते हैं, कुछ रूल चलते हैं, उनको फॉलो करना होता है ना। वो सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। अब मान लो कोई एक बहुत बड़ा परिवार है, उसमें किसी मुखिया ने या मनुष्य के समाज में कहीं किसी कम्युनिटी में ऐसा नियम बना दिया कि फलाना काम नहीं करना है, तो अपन उसको करके देखेंगे कि नहीं करने से क्या होता है ना, कि मना कर रहे हैं, यदि अपन इसको करें तो होगा क्या, ये चेक करने के लिए करते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है। रानी मक्खी मैंने कहा 2 प्रकार के अंडे देती है, एक निषेचित अंडे होते हैं और एक निषेचित अंडे होती है। 2 प्रकार के अंडे उत्पन्न करती है। जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे नर मक्खियों का निर्माण होता है, और जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे श्रमिक मक्खियों का निर्माण होता है। निषेचित अंडों से नर बनते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक छत्ते में 100 से 150 200 तक होती है, जबकि ये जो श्रमिक होते हैं इनकी संख्या 40 से 80 हज़ार तक पाई जाती है। और जितना काम होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है, श्रमिक का मतलब ये श्रम करने वाले, कार्य करने वाले। जितना काम होता है ना वो सारा का सारा इनके द्वारा किया जाता है। काम का मतलब छत्ते का निर्माण। मधुमक्खियों का छत्ता मोम से निर्मित होता है, प्राकृतिक मोम जो मधुमक्खियों के द्वारा ही निर्मित किया जाता है, उससे पूरा छत्ता बना होता है। उस छत्ते के अंदर रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है,
और ये श्रमिक ही शहद एकत्रित करने का काम करता है। ये मधुमक्खियों का जो पालन अपन पढ़ रहे हैं शहद के लिए ही किया जाता है मैक्सिममली, शहद और मोम की प्राप्ति के लिए। तो शहद का निर्माण इन श्रमिक मक्खियों द्वारा किया जाता है। ये श्रमिक मक्खियाँ क्या करती है, रानी मक्खी से प्राप्त संकेत के आधार पर उड़ के जाती है और आसपास जितने भी फूल पौधे वाले ना, फूल वाले पौधे, उनके अंदर से फूलों में रस होता है, मकरंद कहते हैं, उसको इकट्ठा कर करके लाती है और ला के किस में भरती है, छत्ते के अंदर। किसका निर्माण करती है, शहद का। सारा काम कौन करती है, श्रमिक मक्खियाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो श्रमिक मक्खियाँ हैं ना, ये जो अपने यहाँ पे आई जाई पाई जाती है, यही श्रमिक मक्खियाँ हैं। ये अपने आसपास मंडराती रहती है ना, घूमती रहती घरों के आसपास, कहीं पर भी पानी नमी वाला स्थान होता है वहाँ ये पहुँच जाती है। ये सारी श्रमिक मक्खियाँ होती है। एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखना, ये मक्खियाँ इस स्थान पे अपन को काटती कूटती नहीं है। घर के आसपास की मटके का हाथ से दब जाए कर जाए तो काट जाएगी। मैंने ऐसा कह दिया कि ये काटती नहीं है, आपने सोचा अच्छा अभयदान मिल गया, वहाँ जाके चेक करो तो काट लेगी। चेक चुक करेंगे तो काटेगी। क्या पता कोई जाके टच करके देखे, अच्छा काटती है क्या, फिर पता चला अच्छा काटती है, कल अंगुली लेके आओ सर काट गई। नहीं, जब तक ये दबती नहीं है, जब तक अपन इसको परेशान नहीं करेंगे तब तक ये नहीं काटती है। आप पानी का नल खुला कर लो, कैसे भी कर लो, ऐसे हाथ से झटका लो, ये उड़ के चली जाएगी, आपको काटेगी नहीं। ये कहीं घर छोड़ के जा रही होती है, पूरा का पूरा झुंड, आप उस झुंड के अंदर से निकल लो, आपको नहीं काटने वाली है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि मैंने कहा सारा का सारा काम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रानी के द्वारा। अब रानी तो रहती है महल में, वो थोड़ी इधर अपन श्रमिकों के बीच में आएगी, नहीं आती, ये तो महल में बैठी रहती है। अब श्रमिक बेचारे अपने यहाँ घूमते, ये तो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल रह गया दूर, टीवी आ गई अपने पास। अब जब तक यहाँ बटन नहीं दबेगा तब तक टीवी काम नहीं करेगी, नहीं काटेगी वो। उनको बोला गया आप पानी लेके आओ तो नल से पानी लेके आएगी केवल। और ऐसा भी नहीं है कि अपन को ऐसा लगता है कि पूरे दिन मर के माँ खा बैठ रहे, नहीं बैठ रहते पूरे दिन, वो चेंज होते रहते हैं। एक उड़ के गया छत्ते पे, दूसरी आती है, पहले तो पानी ढूंढती है, जैसे इनको पानी दिखता है तो एक विशेष प्रकार के संगीत नुमा ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे बाकी वाली मक्खियाँ भी उसको सुन के उसके पीछे आती है कि उधर पानी है, मिलेगा अपन को, वहाँ से फिर पानी उठा उठा के ले जाती है। वहाँ ये नहीं काटती, क्योंकि काटने का संकेत कौन देगी, रानी। ये तो है ही नहीं, ये रानी संकेत देती कैसे है, ये कुछ विशेष प्रकार की फिरामोन्स को स्रावित करती है। जैसे अपने हार्मोन्स पढ़ा था वैसे फिरामोन्स होते हैं, ये हार्मोन के टाइप के होते हैं लेकिन गंध युक्त पदार्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये इस रानी मक्खी के द्वारा छोड़े जाते हैं, जिसके आधार पे ये बाकी वाले काम करते हैं। जैसे ही मान लो इनका छत्ता बना रखा है और अपन इनके छत्ते के आसपास जाते हैं और अपनी कोई हलचल होती है इनके आसपास, हलचल का मतलब अपन इनके छेड़ने का प्रयास करते हैं या इनको कुतरते हैं ऐसे, तब ये छिड़ती है, पहले छिड़ती नहीं है। जैसे ही अपन ने कोई ऐसा कंकड़ पत्थर वगैरह मारा, ये तो अपना नेचुरल स्वभाव है, यदि छत्ता दिख जाता है तो तुरंत ही अपनी नज़र पत्थर पे जाती, नहीं जाए तो फिर ये तो इंसानियत का वो घाटा हो जाएगा, है ना। जैसे अपन पत्थर मारते हैं और पत्थर छत्ते के लगते ही रानी मक्खी तुरंत फिरामोन्स छोड़ती है, उत्तेजित करने वाले उत्तेजक फिरामोन्स, और जिसकी गंध सूंघते ये सारे के सारे श्रमिक भिन भिना जाते हैं, गुस्से से लाल पीले होके टूट पड़ते हैं उस चीज़ पे जिसने इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। जब तक ये रानी मक्खी साथ में नहीं होगी, कोई संकेत नहीं देगी, तब तक सारा झुंड मक्खियों का नहीं, एक आध काट सकती है, मैंने कहा कोई दब जाए कर जाए तो काट लेगी, वरना सारी कभी काटती नहीं है। और जब बच्चे वगैरह सब परिपक्व हो जाते हैं तो उन परिपक्व होते बच्चों के लिए जो शहद होता है वो उस भोजन जो होता है ना लार्वा के लिए, अंडे बनाती है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा उस शहद को खा खा के बड़े होता है, और बड़े होने के बाद जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो ये छत्ते छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। एक ही छत्ते में साल दर साल नहीं रहते, हर साल नया छत्ता बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से उड़ के चले जाते हैं। उड़ने का संकेत भी कौन देगी, रानी। ये कहेगी अब अपना यहाँ कोई काम नहीं है, जिधर वो जाएगी उसके पीछे पीछे सारे चलेंगे। ऐसा नहीं रानी इधर चली गई बाकी वाली तरह, हाँ, जिधर रानी उधर ही है। अब यदि झुंड जा रहा है, उस झुंड में किसी ने रानी को तकलीफ दे दी तो वहाँ रानी आक्रमण का बोल सकती है, चलते झुंड में भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं काटे, काट सकती है, लेकिन अमूमन ऐसे काटते नहीं है। ये मधुमक्खियों की कहानी है। इनका पालन किया जाता है, इनके पालन के लिए कुछ बॉक्स बने होते हैं लकड़ी के या किसी धातु वगैरह के, जिनकी चारों तरफ जाली लगी रहती है,
उनके अंदर कृत्रिम छत्ता बना के रखते हैं। मोम का ही बनता है छत्ता, तो कृत्रिम बने, वो भी मोम का ही बनेगा। कृत्रिम छत्ता उस जाली के अंदर फिट करके रखते हैं और उस कृत्रिम छत्ते में थोड़ा बहुत शहद वगैरह डाल के रखते हैं ताकि मधुमक्खियाँ आसानी से उसमें आए और रह सकें। इसी तरीके से इनका पालन होता है। इनका पालन में ऐसा भी नहीं है भाई, जैसे मान लो मैंने मधुमक्खियाँ यहाँ पाल रखी है तो उसके लिए एक पूरा गार्डन टाइप बनाना पड़ेगा। कुछ खुशबूदार, कुछ सुगंधित फूलों के पुष्प पौधे वगैरह, आसपास का ठंडा मौसम वगैरह, ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, छायादार ऐसा, तब जाके वो उधर रुकती है। कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं इनमें। सबसे खतरनाक प्रजाति होती है एपिस डोर्सेटा। 50 से 60 लीटर तक का शहद प्राप्त होता है उनके एक छत्ते से, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। वो जंगली प्रकार की होती है, भयंकर गुस्से स्वभाव की होती है, मनुष्य के लिए लाभदायक न होकर के हानिकारक हो सकती है, इसलिए इनका पालन करते ही नहीं है। अपने यहाँ पे जो छोटी मोटी उड़ती है इनको एपिस फ्लोरा कहते हैं, इनका भी पालन पोषण नहीं होता। ये तो अपनी मर्जी से कोई छत्ता बना ले, आप लोगों को काम आ जाए अलग बात है, काम में आपको नहीं लेना चाहिए। ये बेचारी साल भर में खप के मेहनत करके छत्ता बनाती है, उसमें शहद भरती है, अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करती है, और अपन है जो इधर उधर घूमते फिरते, एक तुली भी जगाड़े, सोनों को दुखाड़े, बे फूंक मारी ले मद हाल्या, नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इससे क्या होता है, इससे आप उस छत्ते के अंदर हजारों की संख्या में अंडे होते हैं, एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में, इतने सारे अंडों का भोजन आप खा जाते हैं और इतने सारे अंडे मर जाते हैं। लोग एक जीव को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं और अपन शहद के चक्कर में इतने सारे जीवों का भक्षण कर जाते हैं। उतारियो का उतारियो, अरे उतारियो नहीं, सड़ायो, पाप बहुत ज़्यादा वाला, नहीं करना चाहिए, गलत है। बेदारी खप खपा के इतना शहद तैयार करती है अपन केवल अपने स्वाद के लिए, उसका अपन को कोई इतना फायदा भी नहीं होता है। हाँ, यदि शहद दवाई के रूप में आप ले रहे हैं तो बाजार से लाइए ना। जहाँ मधुमक्खियों का पालन होता है वो एक वैज्ञानिक तरीके से, उचित तरीके से वो उनका पालन करते हैं, वहाँ से लाइए आप। इनका घर बिखेर के क्या मतलब है ना, नहीं करना चाहिए। मतलब अपना कोई बना बनाया घर है, कोई तोड़ के अपने माल पे से सारे उठा के ले जाए, अपन को ठीक लगेगा क्या? अपन तो रोएंगे ना, रोएंगे क्या, मरेंगे भाई फांसी वांसी खा के, है ना। इनको फांसी खाना नहीं आता क्योंकि इनको रस्सी खरीदना ही नहीं आता, लटकना नहीं आता, इसलिए मरती नहीं है बेचारी, तो ये उड़ उड़ा के चली जाती है, लेकिन पाप अपन को लग जाता है। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो ये मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जीव रक्षा करनी चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए। एपिस फ्लोरा की बात कर रहे थे, बहुत कम शहद देती है, 150-150 ग्राम के आसपास, कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, इसलिए अपन इसका पालन भी नहीं करते। अपने यहाँ पे पालन होता है एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, 2 प्रजातियों का। एपिस इंडिका अपनी भारतीय मक्खी, जिनको अपन भंवरी मक्खी के नाम से जानते हैं, जो पहाड़ों में या कोई घने जंगल जगह रहते हैं वहाँ पाई जाती है। 15 से 20 लीटर तक शहद दे देती है एक छत्ते में से। जब इनका वैज्ञानिक तरीके से पालन करते हैं ना तो शहद पूरा नहीं उतारा जाता है, आधा उतारते हैं, आधा उनमें जो लार्वा वगैरह विकसित होने के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो भी खा के अपना जो है वो पालन पोषण कर सके। और उनके छत्ते का निर्माण भी इसी प्रकार से किया जाता है कि उनको बिना तोड़े उसके अंदर से शहद आसानी से लिया भी जा सकता है ना। कृत्रिम छत्ते हैं ना, उनके अंदर इनका है जो पालन पोषण किया जाता है। एपिस मेलिफेरा एक विदेशी प्रजाति की यूरोपीय मक्खी है, जिसका पालन भी अपने भारत में होता है। वो भी अच्छे किस्म का शहद उत्पादित करती है और शहद का जो उपयोग होता है वो दवाई औषधि के निर्माण में और एक पौष्टिक आहार के रूप में, और साथ ही साथ खाद्य परिरक्षक के रूप में। खाद्य परिरक्षक जो भोज्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने का काम करता है। अच्छा, दूषित होने से बचाने का काम करता है, इसका मतलब ये है कि भोज्य पदार्थ है बनाया हुआ, वो खराब न हो, लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, उसके लिए जिन किसी भी पदार्थों का उपयोग करते हैं उनको परिरक्षक के नाम से जाना जाता है। तो शहद का उपयोग भोज्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। शहद कई सालों तक खराब नहीं होता है, जैसा बनता है बिल्कुल वैसा का वैसा लंबे समय तक ये पड़ा रहता है। टॉपिक है अपना रेशम कीट पालन। रेशम को सिल्क के नाम से जाना जाता है। एक अत्यंत मुलायम रेशा, एक मुलायम धागा है जिससे कपड़े का निर्माण होता है, और ये एक ऐसा धागा है जो प्रोटीन से बना होता है। फाइब्रिन और सेरिसिन नामक प्रोटीन होती है, उससे मिल करके ये रेशम बना होता है। और इस रेशम का निर्माण एक कीट के द्वारा किया जाता है। उसका नाम क्या होता है? बोम्बिक्स मोराई। उसका लार्वा होता है, कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है उसको। वो लार्वा के द्वारा इस रेशम का है जो निर्माण किया जाता है।
रेशम निर्माण का सिंपल सा तरीका ये होता है कि ये जो रेशम कीट होता है ना, बोम्बिक्स मोरई, ये एक वृक्ष पे पाया जाता है। वृक्ष के पत्तों को खा खा के जीवित रहता है। उस वृक्ष का नाम है सहतूत। ये सहतूत के वृक्ष के पत्तों पे पाया जाता है, उसको खाता है। तो जहाँ कहीं पर भी इस रेशम कीट का पालन किया जाएगा वहाँ इन वृक्षों को बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोम्बिक्स मोरई इसी पे रहता है। ठीक है, ये बोम्बिक्स मोरई कीट अंडे उत्पन्न करता है और उस अंडे में से लार्वा निकलता है। और लार्वा किसको खाता है? सहतूत के पौधे की पत्तियों को। ये जब खा खा के बड़ा हो जाता है तो इसको इस नाम से जाना जाता है, कैटर पिल्लर के नाम से। और यही जो लार्वा इस स्थिति में होता है ना, जब बहुत बड़ा विकसित हो जाता है तो इसके द्वारा ही रेशम का निर्माण किया जाता है। जब ये लार्वा पूर्ण विकसित हो जाता है तो क्या करता है? ये लार निकालता है। लार एक तरल पदार्थ होता है, इसके मुंह से निकलती है। ये क्या करता है? पूर्ण विकसित होने के लिए उस लार को अपने शरीर के चारों तरफ से लपेटता है। लार निकालता रहता है, ये घूमता रहता है, जिससे लार इसके शरीर के चारों तरफ से पूरी तरह से पैक हो जाती है। और वो लार जब हवा के संपर्क में आती है तो कठोर हो जाती है। वो कठोर होकर किस में बदल जाती है? रेशे में। जब ये पूरी तरह से कैटरपिलर पैक हो जाता है उस लार से और पूरी तरह से वो लार सूख जाती है, रेशम धागे के रूप में बदल जाती है, तो फिर इसको प्यूपा के नाम से जाना जाता है। फिर यदि ये कैटरपिलर अंदर पूरा विकसित हो जाता है, किसमें? कीट में। ये लार्वा एक विशेष अवस्था है बीज की, अंडे और विकसित जीव के बीच की अवस्था, जिसको अपन लट कहते हैं। लट अपने आप ही घूमती रहती है, कई प्रकार की, कई छोटी होती है तो कई बड़ी होती है। बारिश के मौसम में कई तो ये अंगुली इतनी इतनी बड़ी घूमती है, उनको प्यार से अपन हूंट लट कह देते हैं। वो सब लार्वा ही हैं। विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंगे इधर उड़ते रहते हैं वो उनके लार्वा है। एक चीज़ आपने और भी नोट की होगी, और नोट क्या की होगी, ये तो सबके घर पे होता है और अपन भी बड़े प्रेम से, बड़े कौतूहल से ऐसा देखते हैं कि ये जो टांटिए होते हैं ना, जो मिट्टी का घर बनाते हैं, और अपन ने प्रेम से उन मिट्टी के घरों को भी तोड़ा भी होगा। तोड़ते तो उसके अंदर से लटें निकलती है ना लट। फिर अपने दिमाग में एक तुरंत सवाल घुसता है, ये टांटिए तो जादूगर है, ये तो अंदर लट डालते हैं, लट से टांटियाँ बना लेते हैं। इनको तो बच्चे देने और अंडे उत्पन्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अपनी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हकीकत क्या है? वो मिट्टी का घर बनाते हैं, मिट्टी का घर बना के उसमें अंडे देते हैं। उन अंडों से लार्वा निकलता है, उस लार्वा को आप लट कह सकते हो। और वही लार्वा विकसित होकर के वापस किस में बदलता है? ततैये में, जिसको अपन टांटिया कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टांटियाज, है ना। मिट्टी के घर सारे नहीं बनाते। ये पीले रंग का होता है ना, जो सबसे खतरनाक होता है, ये मिट्टी का घर नहीं बनाता, ये छत्ता बनाता है। ये अपने अंडे वगैरह सब छत्ते में देता है। इसके जो लार्वा वगैरह वो सब छत्ते में ही विकसित होते हैं, इसलिए अपन को देखा नहीं, अपने पाने वही बढ़ते हैं। उसकी कला देखिए आपने, कितनी ज़बरदस्त। मतलब इतना छोटा सा जीव इतनी सारी मिट्टी ले आता, पहली बात तो ये अपनी चोंच में भर भर के, और फिर उस मिट्टी को जोड़ जोड़ के पूरा घर बना देता है। घर भी 2-3 कॉलम का होता है, ऐसा नहीं होता कि सारा घर एक ही है। 1 2 3 4 कॉलम, 4 कॉलम में 4 लट, मतलब 4 लार्वा, चारों लार्वा से 4 जीव, वो लार्वा होता है। वैसा का वैसा इसमें भी बनता है। ये प्यूपा बन गया। फिर क्या करते हैं? यदि ये अंदर पूरा विकसित हो जाए तो इस प्यूपा जो है अपने चारों तरफ बना हुआ जो रेशम का है, उसको अंदर से काटता, पूरा यूं काट करके बाहर निकलता है, जिससे वो धागा खराब हो जाता है, पूरा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए ध्यान ये रखा जाता है कि जैसे ये परिपक्व होता है तो सारे प्यूपाओं को इकट्ठा करके गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालते हैं तो ये अंदर कैटरपिलर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, मर जाता है। फिर विभिन्न प्रकार की मशीनों की सहायता से इनको खोल के रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। एक प्यूपा में से 1000 से 1200 मीटर तक का रेशम धागा उत्पन्न होता है। 1000 से 1200 मीटर मतलब लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर तक इतने लंबे धागे उत्पन्न होते हैं। और उन रेशमों से फिर जो कपड़े वगैरह का निर्माण है किया जाता है। ये होता है रेशम कीट का पालन। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है लाख उत्पादन। लाख एक प्रकार का पदार्थ है रेजिन युक्त, जो एक लेसिफर लेक्का नामक कीट होता है, उससे उत्पन्न होता है। उससे कैसे? उसके शरीर के ऊपर लक्ष्य ग्रंथियाँ पाई जाती है, उनके अंदर से रेजिन युक्त तरल पदार्थ बनता है। तरल भी नहीं कह सकते इसको, तरल तो नहीं कह सकते, अर्ध ठोस, जो सूख करके हल्का ठोस पदार्थ में बदल जाता है।
लाख कहलाता है। अच्छा, लाख वो महाभारत में आपने सुना होगा लाक्षागृह, महाभारत तो देखी होगी। उसमें कौरवों ने पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया था, पांडवों को उसके अंदर जला करके नष्ट करने के लिए बनाया था ना। नाम क्या था उसका? लाक्षागृह। वो इस लाख से ही बना हुआ था, लाक्षागृह, लाख से निर्मित ग्रह मतलब घर या भवन ही क्या है। लाख एक बहुत तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है, आप ये कह सकते हो, आसानी से जलता है। ये उस लाख कीट के द्वारा, जिसका नाम क्या है? लेसिफर लेका, ये पेड़ों पे पाए जाने वाला एक कीट है, इससे निर्मित होता है। लोग क्या करते हैं? लाख के उत्पादन के लिए लाख कीटों का पालन करते हैं। लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है उनके ऊपर, उनमें से ये लाख स्रावित होती है। जब ये लाख स्रावित होती है तो साल में इसकी 3 से 4 फसल ली जाती है। 3-4 महीने लगते हैं एक जीव को लाख उत्पादित करने में। लाख एकत्रित करने के लिए पहले तो प्राचीन काल में क्या किया जाता? जिस पेड़ पे ये जीव जंतु रहते थे उस पेड़ की टहनियों को, शाखाओं को सीधा ही काट देते, काट करके घर पे ला करके उनसे लाख अलग की जाती थी। इसमें बहुत बड़ा नुकसान रहता था। एक तो जितने जीव थे वो सारे के सारे नष्ट हो जाते थे, पेड़ पौधे कट जाते, मतलब उन कीटों के रहने के लिए आवास नहीं बचता था, तो हानि होती थी, घाटा होता था। आजकल क्या किया जाता है? थोड़ा थोड़ा 25-30% इन जीवों को पेड़ों से हटा हटा करके लाख प्राप्त की जाती है। आधुनिक विधि है। लाख का उपयोग चूड़ियाँ वगैरह बनाने में, विभिन्न प्रकार के खिलौने टाइप ऐसी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये जो लाख कीट होता है ना, इसमें नर और मादा का आकार अलग अलग होता है। नर थोड़ा छोटा होता है, सल इनके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। सल किसी के चकते टाइप ऐसे देखा होगा आपने मगरमच्छ वगैरह के शरीर पे। मगरमच्छ तो आपने क्यों देखा होगा? क्योंकि अपने यहाँ तो मगरमच्छ है ही नहीं, अपने यहाँ तो केवल गो है ना, मगरमच्छ के जैसे दिखती, मगरमच्छ तो नहीं है, तो अपन क्यों देखेंगे? सांप तो देखा ही होगा, सांप के ऊपर की त्वचा देखना आप, ऐसे 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 चकतों से बनी होती है। त्वचा नहीं देखी होगी, सांप को भी दूर से देखा होगा। कभी मौका मिले तो पास जाके देखना, मरे हुए हो, जीवते के पास मत जाना, है ना। क्या पता आप पास जाओ और वो प्यार से आपको चूम चाम ले, है ना। हाँ तो भाई क्या पता यार, उसको प्रेम आ जाए आप पे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर आपको उठा के ले जाना पड़ेगा, हो सकता है हॉस्पिटल भी, हो सकता है दूसरी तरफ भी। चमड़ी के ऊपर से शल्क पाए जाते हैं, तो इस लाख कीट के ऊपर भी शल्क पाए जाते हैं। और लाख कीट में भी नर थोड़ा छोटा होता है, मादा थोड़ी मोटी होती है। तो ये मोटी होती है, ज़्यादा लाख का उत्पादन करती है नर कीट की तुलना में। तो ये लाख से संबंधित कुछ बातें थी। तो आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन किसी नए लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके सहयोग और प्यार को हमारी तरफ इसी प्रकार से बना के रखिएगा।